हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ पब्लिक फाइनेंस क्विज 2020 का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिस किसी ने भी पार्ट इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके पहले के 3 वीडियोस देख लें। और ये हमारी आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4। ये मैं आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज हम ये जो वीडियोज़ बना रहे हैं चैप्टर वाइज बना रहे हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ ही। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टैक्स सिस्टम। देखिए, आप बुक में देख रहे होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक टैक्स बहुत ज़रूरी है ये। और थ्योरी जब पेपर आया करता था तो उसमें पूछा जाता था कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, तो उसके बेसिस पर ये ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, सेकंड है प्रोडक्टिविटी, सी ऑप्शन है इलास्टिसिटी, इलास्टिक, या डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो इसको आपको समझ में आना चाहिए कि ऑल ऑफ दीज क्यों है। तो देखो, जो गुड टैक्स सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें लोगों को मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हो। मतलब आप टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स पे के साथ साथ जितना आप टैक्स पे कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, प्रोडक्टिव होना चाहिए और साथ ही साथ इलास्टिक होना चाहिए। गवर्नमेंट को जब नीड है तो गवर्नमेंट टैक्स रेट को ऐसे शिफ्ट करे जिससे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाए। और भी हमारे इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो अब आप सब इसके पॉइंट्स याद कर लीजिए। हो सकता है कि पॉइंट्स चेंज करके आपसे पूछा जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बास्टिवल सेड दैट। ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि बास्टिवल ने ये कहा गया है कि टैक्सेशन शुड हैव, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, या इलास्टिक होना चाहिए। तो जो टैक्सेशन है उसमें प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ये बास्टिवल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द रूल ऑफ लैप्स मीन्स। जो रूल ऑफ लैप्स है इसका मतलब क्या होता है, ऑल अपोर्सन्स वोटेड बाय द लेजिस्लेचर एक्सपायर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऑल पेंडिंग बिल्स इन द पार्लियामेंट लैप्स विद इट्स प्रोपोगेशन, in the demand for grants of a ministry lapse with the criticism of its policy by the opposition, या डी है हमारा द अप्रोप्रिएशन बिल लैप्स इफ इट इज़ नॉट रिटर्न बाय द राज्यसभा विद इन 14 डेज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फर्स्ट, ऑल अप्रोप्रिएशन वोटेड बाय द लेजिस्लेचर एक्सपायर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखिए, द रूल ऑफ लैप्स का मतलब होता है ख़त्म होना। ठीक है, तो अगर हम इसको सोचा जाए तो इसका मतलब ये है कि देखिए, आपको बताएं कि हम बजट बनाते हैं, बजट में बहुत ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि एक ईयर में हमें करने होते हैं, क्योंकि बजट हमारा 1 ईयर का होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एक्सपेंसेस हमारे अनस्पेंड रह गए हैं, मतलब जो मनी गवर्नमेंट ने खर्च नहीं करी है उसको हम लैप्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक साल का बजट बनाया और हमने बोला कि हमें सेक्टर में इतना अमाउंट का वेलफेयर करना है, लेकिन हम इतने अमाउंट का वेलफेयर नहीं कर पाए, हम एक कम अमाउंट का वेलफेयर ही कर पाए। अब ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर ही बिना उस अमाउंट को सेंक्शन करे आप खर्च कर दो, नहीं। वो हमारा अमाउंट आपने नहीं खर्च करा है तो उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर आपको उसी एरिया में डेवलपमेंट करना है तो आपको बजट में उसको पहले पास करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस ईयर नहीं करा तो आप नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही वो लैप्स हो जाते हैं। तो राइट आंसर है इसका ए पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ मैनी कैनन ऑफ टैक्सेशन हैव बीन स्टेटेड बाय एडम स्मिथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि एडम स्मिथ ने कितने टैक्सेशन दिए हैं, के जो कैनन दिए हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर है 4। अब कैसे हैं, देखिए, कैनन ऑफ टैक्सेशन, या इसको हम एडम स्मिथ के कैनन भी कह सकते हैं। ये हमारे 4 टाइप्स के हैं। पहला है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इक्वालिटी और कैनन ऑफ कन्वीनियंस। जो हमारे एडम स्मिथ है उन्होंने ये 4 कैनन दिए थे। तो एडम स्मिथ के जो कैनन है वो कितने हैं, 4। इंपॉर्टेंट है ये भी, कैनन ऑफ टैक्सेशन का पार्ट है ये। नेक्स्ट है हमारा, इक्वल टैक्स शुड लेवीड ऑन। जो इक्वल टैक्स है वो किस पर लगाया जाता है, फ्यू पर्सन पर लगाया जाता है, ऑल पर्सन पर लगाया जाता है, पब्लिक पर लगाया जाता है, या वेल्दी पर्सन पर लगाया जाता है। तो इक्वल एज अ नेम सजेस्ट, इक्वली इम्पोज इन ऑल पर्सन, मतलब जिसको हम सारे पर्सन पर लगाते हैं। जिसकी रेट सारे पर्सन पर लगाएंगे तो ऑब्वियसली जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसको पे करना पड़ेगा, जिसकी इनकम नहीं है तो वो नहीं पे करेगा। ऐसा नहीं है कि हम वेल्दी अमीर लोगों को टैक्स लगा रहे, नहीं। हम एक इनकम क्राइटेरिया को ध्यान में लगा के इक्वल टैक्स को इम्पोज करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टैक्सेस डू नॉट हैव डायरेक्टली रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज, आर नेसेसरी फॉर फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आर मैंडेटरी पेमेंट, या आर ऑल द अबव। तो जो हमारे टैक्सेस हैं वो क्या है, हमारा है आर नेसेसरी फॉर फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए। और ये मैंडेटरी है, हम इसको मैंडेटरी बोल सकते हैं भाई जिसकी इनकम है एक पर्टिकुलर, तो उसको पे करना ही करना होता है, ठीक है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारा अ टैक्स ऑन सप्लायर्स विल कॉज द सप्लाई कर्व टू। किस साइड में सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है, अगर सप्लाई पर लगता है तो अप साइड शिफ्ट करता है, डाउन साइड शिफ्ट करता है, राइट साइड शिफ्ट करता है, या लेफ्ट साइड। तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो किस साइड शिफ्ट करता है, लेफ्ट साइड। इसका राइट आंसर है लेफ्ट साइड। 8th है हमारा द इंडियन टैक्स सिस्टम इंडियन टैक्स सिस्टम कैसा है, प्रोपोर्शनल है, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, डिग्रेसिव है। आपको इस सब के बारे में समझना आना चाहिए कि अनुपातिक है, किस तरह का है। तो जो हमारा इंडियन टैक्स सिस्टम है वो क्या है, प्रोग्रेसिव है। इनकम के साथ साथ आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। अभी इसको आगे हम नेक्स्ट पीपीटी में इसको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ इंडियन टैक्स सिस्टम इज़ प्रोग्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया। इंडिया में मेजर सोर्स क्या है रेवेन्यू का, गवर्नमेंट रेवेन्यू का, पब्लिक रेवेन्यू का मेजर सोर्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स है, कैपिटल लेवी है, ग्रांट्स इन एड है, या इनडायरेक्ट टैक्स। तो ग्रांट्स इन एड तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि IMF ने गवर्नमेंट को दिया, या कोई दूसरी कंट्री ने हमारी कंट्री को फ्री ऑफ कॉस्ट एक ग्रांट्स दिया है जो कि रिटर्न नहीं करना है, ग्रांट्स इन एड है वो। और डायरेक्ट टैक्स आपको पता है, कैपिटल लेवी पता है। इनडायरेक्ट टैक्स है कि जो हम बहुत सारे सोर्सेस से देते हैं। हमारे इंडिया में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों लगता है, तो हमारे जो मेजर सोर्स है वो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये मन में आ रहा होगा मैम इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स तो एक पुअर को भी पे करना पड़ेगा। अगर एक पुअर पर्सन है जो कि एक 5 रुपये का पार्ले जी भी खरीदने जा रहा है, तो उसको भी एक इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स तो वही पे करेगा जो एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो जो मेजर सोर्स हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। आप 1 रुपये की माचिस भी खरीदेंगे, उसमें भी आपको टैक्स पे करना है। पेन भी खरीदेंगे, पेंसिल भी खरीदेंगे, आपको सब पर टैक्स पे करना है। तो इसलिए जो मेजर सोर्स है रेवेन्यू का वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट हमको बताना है कि फॉलोइंग एग्जाम्पल इज ऑफ विच टैक्स। ये हमारा कौन सा टैक्स का है। हमारा इनकम दे रखी है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। इनकम हमारी बढ़ती जा रही है और हमारा टैक्स अमाउंट भी देखो बढ़ता जा रहा है। 100 है, ये 180 है, 780 लग रहा है लेकिन ये 180 लिखा है। 240 रुपीज़, 280 रुपीज़ और 300। हमसे पूछा गया है कि किस टाइप का टैक्स है, डिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, या प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा टैक्स है वो हमारा प्रोग्रेसिव। कैसे कैसे, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये हमारा कौन सा हो गया, प्रोग्रेसिव। अब हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। देखिए ये आपको एक पीपीटी में बताया गया है कि प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं। तो देखो आपको इसको रटना समझना बहुत ज़रूरी, समझना ज़्यादा ज़रूरी, रटने में तो आप भूल जाएंगे। तो प्रोपोर्शनल कह रखा है कि प्रोपोर्शनल एज अ नेम से आप याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल में जो रेट ऑफ टैक्स है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब रेट हमेशा सेम रहेगी। जैसे कि आपको एक ही रेट से टैक्स पे करना है, चाहे आपकी इनकम कितनी हो। चाहे आपकी इनकम 5000 हो तब भी आपको 3% पे करना है, 10,000 होगी तब भी 3% पे करना है, 15,000 होगी इनकम तब भी 3%, और 20,000 होगी तब भी 3%। तो प्रोपोर्शनल मीन्स वेयर द रेट ऑफ टैक्स आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, जहाँ पर रेट ऑफ टैक्स हमारी क्या है, कॉन्स्टेंट है। प्रोग्रेस कर रहा है। प्रोग्रेस कैसे करेगा आप इसे समझिए, रेट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। रेट के बढ़ने के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है, सॉरी, इनकम के साथ साथ आपकी रेट भी बढ़ेगी। रेट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द इनकम, रेट बढ़ेगी इनकम के साथ साथ। अगर इनकम रुपीज़ 5000 है तो आपको रेट पे करना होगा 3%। इनकम बढ़ गई 10,000 हो गई 4% पे करना है। फिर इनकम बढ़ गई 15,000, कितना पे करना है, 5%। फिर इनकम हो गई 20,000, आपको कितना पे करना है, 6%। तो प्रोग्रेसिव मीन्स इनकम के साथ साथ आपको आपकी रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिग्रेसिव मीन्स रेट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। देखिए बिल्कुल प्रोग्रेसिव का अपोजिट होता है रिग्रेसिव, रेट घटेगी इनकम बढ़ेगी। तो जैसे इनकम 5,000 है, 10%, इनकम बढ़ गई 10, तो मैंने क्या कहता है, रिग्रेसिव में रेट घटेगी तो 9% हो गई। फिर इनकम 15,000 हो गई, फिर देखो आपकी इनकम बढ़ गई, रेट घट गई, फिर इनकम 15 से 20 हो गई और रेट घट गई, ठीक है। डिग्रेसिव, आप देखिए रिग्रेसिव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो पहले इसमें प्रोग्रेसिव लगेगा, देन बाद में प्रोपोर्शनल लगेगा, लिखा है ना, देखो प्रोग्रेसिव अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक प्रोग्रेसिव है, बट बियॉन्ड
विच प्रोपोर्शनल, एक लिमिट के बाद हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को यूज़ करेंगे। तो देखो 5,000 इनकम है तो 3% पे करना है, फिर 10,000 इनकम हो गई कितना पे करना है, 4%, फिर इनकम 10 से कितनी हो गई, 15,000, कितना पे करना होगा, 5%, फिर 15 से कितनी हो गई, 20,000, कितना पे करना पड़ेगा, 5%। देखो हमने कहा ना जो डिग्रेसिव है वो क्या है, प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव का कॉम्बिनेशन है, पहले प्रोग्रेसिव लगता है बाद में प्रोपोर्शनल। अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने पढ़ा था हमारे क्या होता है, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और डिग्रेसिव। प्रोपोर्शनल रेट टैक्स रेट आर कांस्टेंट, आपकी इनकम कितनी भी हो टैक्स रेट सेम रहेंगी। आपका फिर है हमारा प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल में टैक्स रेट सेम रहती है, प्रोग्रेसिव में इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, रेट बढ़ेगी, और रिग्रेसिव में क्या होगा, आपकी इनकम के बढ़ने पर टैक्स रेट घट जाएगी, ठीक है, अपोजिट होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा है, डिग्रेसिव। डिग्रेसिव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव। पहले आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी बढ़ेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम इनकम बढ़ने पर टैक्स रेट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। 11th है हमारा साउंड टैक्स पॉलिसी इज डिवाइज्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस ऑफ, मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू, हाई इनकम इलास्टिसिटी, इलास्टिक टैक्स बेस, या हाई प्राइस इलास्टिसिटी। तो जो साउंड टैक्स पॉलिसी है वो हमारा वो टैक्स पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट को मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू मिलता है, तो बहुत ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12, मॉडर्न कैनन ऑफ टैक्सेशन आर प्रोपाउंडेड बाय। जो मॉडर्न कैनन है वो किसने दिए हैं, बास्टेवल ने दिए हैं, पीगू ने दिए हैं, सेलिगमन ने दिए हैं, एडम स्मिथ। तो याद रखिएगा जो मॉडर्न कैनन है वो किसने दिए हैं, एडम ने। और ये देखिए आप इसमें जो मॉडर्न कैनन में क्या क्या इंक्लूड किया गया था हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, इक्वालिटी और कन्वीनियंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज़ लेवीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। ऐसा कौन सा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, या वेल्थ टैक्स। देखो वेल्थ टैक्स तो अब अबॉलिश हो गया, 2014 में इसको अबॉलिश कर दिया गया, जिसमें सब पब्लिक की वेल्थ पर लगाया जाता था। आपने सुना होगा ना, गोल्ड कितना होगा उस पर टैक्स लगता था, ऐसे 250 ग्राम समथिंग गोल्ड होना चाहिए था। तो इनकम टैक्स आपको पता है, कॉर्पोरेशन टैक्स मीन्स कंपनी पर जो लगता है, और एंटरटेनमेंट टैक्स। तो जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो कौन लगाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाते हैं। वो एंटरटेनमेंट होता क्या है, तो एंटरटेनमेंट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन मूवीज टिकट, एम्यूजमेंट पार्क, एग्जीबिशन, थिएटर। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ये इन सब पर लगाया जाता है, गवर्नमेंट अप्लाई करती है। नेक्स्ट है हमारा एड वॉलरम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में भी एक बार पूछा गया था आपसे और बहुत बार पूछा जाता है, ये एमए इकोनॉमिक्स में भी है, और एम कॉम जो आप कॉमर्स से अगर यूजीसी नेट दे रहे हैं तो उसमें भी एक बार पूछा गया है ये कि एड वॉलरम टैक्स किस पर लगाया जाता है। तो ये एड वॉलरम टैक्स है वो किस पर लगता है, वैल्यू पर लगता है, या वॉल्यूम पर लगता है, क्वांटिटी पर लगता है, या नॉन ऑफ दीज। तो जो एड वॉलरम टैक्स है, देखो एज अ नेम सजेस्ट, एड वॉलरम मीन्स वैल्यू, जो वैल्यू पर टैक्स लगता है उसको हम एड वॉलरम टैक्स से कहते हैं। ये एक प्राइस के प्रोपोर्शन में लगता है, ठीक है, मतलब प्राइस ज़्यादा, आप देखो एक डायमंड है आपने, एक बहुत छोटा सा है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वैल्यू पर लगेगा उसकी, ठीक है, साइज़ पर नहीं लगेगा ये। नेक्स्ट है हमारा द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज वॉन बाय। जो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन है वो रिच पर्सन पर पड़ता है, ऑन होम इट इज़ लेवीड, या पुअर पर्सन पर लगता है, या नन ऑफ दीज। तो ये डायरेक्ट टैक्स का बर्डन है, जिस पर लगाया जाता है वही पे करता है। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट को पे करना है ये, तो जिस पर्सन पर टैक्स लगता है वही उसको ही पे करना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज टैक्स हेवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स हेवन होता क्या है, ठीक है। देखो टैक्स हेवन हमारा क्या होता है कि इन दिस इक्वल टैक्सेस आर इम्पोज ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स। ये आप सबको, आप इनकम टैक्स पढ़ ही रहे हैं तो आपको हल्का सा आइडिया होगा कि टैक्स हेवन होता क्या है। गवर्नमेंट अलाउ टैक्स इवेजन इन डोमेस्टिक कंट्री, गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडी इन टैक्सेस, या अ कंट्री विच गिव्स टैक्स एग्जेम्पशन टू द फॉरेन कंपनीज दैट देयर विल बी नो टैक्स ऑन इन्वेस्टिंग द मनी इन देयर कंट्री। तो देखिए पहले हम समझ लें टैक्स हेवन होता क्या है। देखिए आप जैसे आपने देखा होगा कुछ हमारी टैक्स हेवन कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि वो कंट्रीज़ जहाँ पर अगर हम कोई भी कंपनी अपना बिजनेस करेगी तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है। टैक्स हेवन मीन्स टैक्स फ्री कंट्री। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो टैक्स फ्री कंट्री हैं, जहाँ पर आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे देखो लग्जमबर्ग है, मॉरिशियस है। ये एक बार आपसे पूछा भी गया था एग्जाम में, मुझे अच्छे से याद है कि यूजीसी नेट में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो टैक्स हेवन में आती है। तो उसमें आई थिंक
इसका राइट आंसर था मॉरिशस। तो ये हमारी टैक्स, जैसे लग्जमबर्ग है, मॉरिशस है, स्विट्ज़रलैंड है, आयरलैंड है, तो ये हमारी वो कंट्री है, सर लग्जमबर्ग ही होगा। तो इसका वो कंट्री है जहाँ पर आपको आप बिजनेस करोगे, अपना बिजनेस सेट करोगे, वहाँ पर आपको कंट्री को टैक्स पे ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा, अब आप समझ जाएंगे, आपको लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर है डी, अ कंट्री विच गिव टैक्स एग्जेम्पशन। एक ऐसी कंट्री जो टैक्स एग्जेम्पशन देती है टू द फॉरेन कंपनी, उन फॉरेन कंपनी को, डैट देयर विल बी नो टैक्स ऑन इन्वेस्टिंग द मनी इन देयर कंट्री। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप जाके लग्जमबर्ग में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। आपको वहाँ उस जो लग्जमबर्ग है उसकी कंट्री की गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, उन्होंने ऑलरेडी टैक्स एग्जेम्पशन दे रखी है, ठीक है ना। देखो उसके बाद इनिशियल जो है इसमें रिलैक्सेशन देती है गवर्नमेंट, बाद में कुछ टाइम बाद फिर वो अपना टैक्सेस को थोड़ा करके इसको बढ़ा देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो कोई टैक्स पे करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन द प्रोड्यूसर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स इज़ नोन एज। अगर एक प्रोड्यूसर है वो प्राइस को इंक्रीज कर देता है कमोडिटी के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं, या बैकवर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं, या अवॉर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं, या स्ट्रेट शिफ्टिंग। अवॉर्ड शिफ्टिंग तो कुछ होता ही नहीं है वैसे भी। तो जो हमारा अगर प्रोड्यूसर है एक प्राइस को इंक्रीज कर देता है तो उसको हम बोल देंगे फॉरवर्ड शिफ्टिंग। अब फॉरवर्ड शिफ्टिंग का मतलब क्या है, देखो इसमें क्या होता है, जो फॉरवर्ड शिफ्टिंग है वो ये टैक्स ये अफेक्ट करता है बायर मोर देन सेलर। ये सेलर से ज़्यादा बायर पर अफेक्ट करता है, क्योंकि अब आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो लास्ट बायर होगा, मतलब सेलर ने बायर को से कर दिया तो जो बायर है उसको ही तो टैक्स पे करना है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ये प्रोड्यूसर को प्राइस इंक्रीज कर देता है और उसका वर्डन किस पर पड़ता है, बायर पर पड़ता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन जीएसटी। इसमें से कौन सा आइटम को जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया। ये जीएसटी का इस बार मुझे थोड़े से चांसेस लग रहे हैं कि 2-3 आपसे पूछे जा सकते हैं जीएसटी के ऊपर, तो मैंने ये अपने थोड़ा ऐड कर दिया अपनी रिचेस पर कि जीएसटी में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, मतलब किस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, अल्कोहल पर, नेचुरल गैस पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, या ऑल ऑफ दिस। तो इन सब पर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम में देखा ऑल ऑफ द अबव तो आपने फटाफट से टक ऑल ऑफ द अबव लिख दिया, नहीं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है कि आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना आपने पढ़ा है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। इन मल्टीपल टैक्स गवर्नमेंट कैन गेट, मल्टीपल टैक्स होता है, गवर्नमेंट को क्या मिलता है, रिवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, मोर टैक्सेस मिलेंगे, लेस टैक्सेस मिलेंगे, इंकर्स हैवी टैक्सेस। तो जो मल्टीपल टैक्स है गवर्नमेंट को रिवेन्यू ज़्यादा मिलता है। अब देखो मल्टीपल एज अ नेम सजेस्ट, मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट इम्पोजेज मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्स। जैसे इंडिया मल्टीपल टैक्स को फॉलो करता है, इंडिया सिंगल टैक्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मल्टीपल टैक्स में गवर्नमेंट को देखो जो डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स पे कर रहा होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं इनकम गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ता है। तो इसलिए मल्टीपल टैक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। लास्ट है आज का ये क्वेश्चन, इन इंडिया पर्सनल इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इंडिविजुअल बाय। पर्सनल इनकम टैक्स कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, लोकल बॉडीज़ लगाती है, नन ऑफ दीज। तो जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों मैं अभी भी आपको ये बात बोलूँगी कि ये जो बनाए गए हैं कि मेरी थोड़ी नॉलेज के बेसिस पर आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसको देखकर बनाया गया है। सिर्फ ये एक कोशिश है आपको ढंग से समझाने की कंसेप्ट को, जिससे कि आप एग्जाम में मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम क्वेश्चन को ठीक से देख पाएँ। कुछ बच्चों का मैसेज भी आया था, मैम हिंदी में थोड़ा सा बता दिया करिए। देखिए हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन आप सोचिए कि हिंदी में इसके लिखना ये थोड़ा मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। अगर आपको, अब हम 1-2 और वीडियो और बनाने की सोच रहे हैं बस। अब तक हम 4 वीडियोस बना चुके हैं। अगर हमको टाइम मिलता है तो हम 1-2 वीडियोस और बना देंगे। आपको अगर हमारा ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, प्लीज़ लाइक ज़्यादा करिए। आप देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। और शेयर भी करिए साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी इस सब्जेक्ट का पेपर दे रहा होगा, पब्लिक फाइनेंस का और भी कॉलेजेस के होंगे, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में आप इसको सब्सक्राइब भी करिए, बहुत ज़रूरी है। बच्चों देख रही व्यूज़ बढ़ते जाते, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप इसको भी करिए, जिससे कि आगे आपको अपनी फ्यूचर से रिलेटेड भी और वीडियोज़ इसमें मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, थैंक्स अ लॉट।